हेलो क्यूटी पाइज। आज की कहानी एक ट्रिपल डीविल सीईओ एंड एक म्यूट गर्ल की है जो कि पुअर भी है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है, डोमिनरिंग सीईओ वाली स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एमा को देखते हैं जो कि म्यूट एंड पुअर है। गांव से आई हुई है, उसे उसका भाई लेकर के आया है शहर में जॉब दिलाने के लिए। उसने उससे ये बोला है कि वो उसे एक डिशवॉशर की जॉब दिला रहा है। हर महीने 3000 रुपये उससे मिलने वाले हैं। एम्मा इस चीज़ के लिए रेडी थी। उसका भाई उसे एक बहुत बड़े घर में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर को वो समझा रहा था कि उसकी सिस्टर रेडी है, उसे इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एम्मा को नहीं पता था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। ग्रैंडफादर एम्मा से पूछते हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अपनी मर्जी से आई है ना। एम्मा अपने भाई के कहने पर हाँ में हाँ मिला देती है। ग्रैंडफादर एम्मा से कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम घर के अंदर जाओ, बाकी बातें मैं तुम्हारे भाई से कर लूँगी। एम्मा को पता नहीं था कि उसका भाई एक्शन में यहाँ पर उसका डील करने के लिए आया है। उसकी शादी किसी और से कराई जा रही है, वो भी सिर्फ थोड़े बहुत बेथोरल गिफ्ट्स के चक्कर में। यहाँ से तो उसकी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। अपने भाई के कहने पर वो हाँ में हाँ मिला दे रही थी। वो बोल नहीं पाती है, चीज़ों को लिख करके या फिर इशारे में लोगों को बताती है। ग्रैंडफ़ादर के कहने पर उसे ऐसा लगता है कि उसे डिस्पेंसर का जॉब मिल गया है। वो बहुत खुश थी और वो हेल्पर के साथ घर के अंदर चली जाती है। उसे ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बाकी बातें ग्रैंडफ़ादर एम्मा के भाई से कर रहे थे। एम्मा डरते-डरते कमरे के अंदर जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। उसे ठीक से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। वो गेट ओपन करने का कोशिश करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं हो रहा था। तभी उस अंधेरे कमरे में एम्मा की नज़र एक इंसान पर पड़ती है। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वही इस कहानी का हीरो हुओ है, जिसकी की शादी एम्मा से करा दी गई है। मुझे तो ये हुआ कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगा है इस स्टोरी में। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। एम्मा उसका वॉइस सुन करके डर जाती है। ऊपर से हर जगह स्मोक का स्मेल था। वो बोल नहीं पा रही थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही, बोल नहीं सकती क्या। एम्मा धीरे धीरे आवाज़ किस साइड से आ रही है उस तरफ जाने का कोशिश करती है। वो को अपने बारे में बताने के लिए कि मैं एक नई डिश वॉशर हूँ, यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हुई हूँ और मैं एक्चुअल में बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन गुस्से में वो उसे धक्का दे देता है। जब एम्मा उससे बात करने के लिए जाती है, तो वो अकेले खुद को इस कमरे में बंद रखता था। एक एक्सीडेंट के बाद वो यहाँ पर ऐसे क्रिपल्ड हो गया है और वो अपने घर वालों से भी ढंग से बिहेव नहीं किया करता था। इसी वजह से उसके ग्रैंडफ़ादर ने यहाँ पर उसकी शादी ऐसे एम्मा से कराई है। पहले भी 1-2 लड़कियाँ आ चुकी हैं वो उससे शादी करने के लिए, लेकिन वो तुरंत ही भाग जाया करती थी। यहाँ पर वो ऐसे एम्मा से धक्का देने के चक्कर में खुद भी व्हीलचेयर से गिर जाता है। एम्मा को ये देख कर के थोड़ा-सा बुरा लगता है और वो हुओ का हेल्प करने के लिए जाने लगती है। लेकिन हुओ को किसी के एहसान का ज़रूरत नहीं था और वो गुस्से में एम्मा को धक्का दे देता है। एम्मा तब भी उसका हेल्प करने के लिए जाती है, तो वो ऐसे उसे बुली करने लगता है। एम्मा को वो कहता है कि तुम मुझे सिंपैथी क्यों दिखा रही हो? मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एम्मा यहाँ पर बोल नहीं पा रही थी। वो इशारे में उसे समझाती है कि वो बोल नहीं सकती है। फूहो को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके सामने इनोसेंट बनने का कोशिश कर रही है। एम्मा उसके जैकेट पर ऐसे उसे लिख के समझाने का कोशिश करती है कि उसे हर्ट हो रहा है, वो उसे जाने दे। तब जाकर के वो उसका गला ऐसे छोड़ता है। एम्मा यहाँ पर काफ़ी घबरा जाती है और रूम के कोने में जाकर के बैठ जाती है। वो बेचारा चुपचाप यहाँ पर डरा-सहमा-सा खुद भी गुस्से में बैठा हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से एम्मा उसे देखती है, तो उसे उस पर तरस आने लगता है। वो बेचारा खुद क्रिपल्ड है और नीचे ऐसे फर्श पर बैठा हुआ है। उसे उसके लिए खराब लग रहा था। वो उसे कहता है, ओह! तो इट मीन्स कि तुम वो नई ब्राइड हो जिसको कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए भेजा है। एम्मा समझ नहीं पाती है। वो उसे कहती है, देखो मुझे जाने दो, मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेकर के आया हुआ था और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो कमरा का गेट खुल नहीं रहा है। उस लॉक का पासवर्ड हुओ के पास था। वो एम्मा को परखना चाह रहा होता है।
एमा को चाहे वो कितना भी बोल ले, एमा यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो वो उसे रो रही थी तो टिश्यू पेपर ऑफ़र करता है। लेकिन एमा को लगता है कि वो गुस्से में टिश्यू उसके ऊपर फेंक रहा है। वो सोचता है ओह! तो शायद वो उसे मिसअंडरस्टूड कर रही है। यहाँ पर एमा धीरे-धीरे डरते-डरते वापस से हुओ के पास जाना चाह रही थी उससे बात करने के लिए। उसे समझाने के लिए कि वो काफ़ी देर से ऐसे नीचे फर्श पर है, उसके पैरों पर असर होगा, नीचे फर्श ठंडा है, उसे नहीं रहना चाहिए। वो डरते-डरते उससे बात करने के लिए जाती है। धीरे-धीरे हुओ उसे मौका दे रहा था उसे समझने का। वो हुओ के हाथों पर लिख कर के अपनी बातों को समझाने का कोशिश कर रही होती है। एमा को नहीं पता था कि हुओ बहुत ही टैलेंटेड है और वो सिर्फ़ तुरंत ऐसे लिखने से एमा की बातों को समझ जा रहा है। हुओ को यहाँ पर एमा के इनोसेंस पर तरस आने लगता है। जब वो उसे कहती है कि वो उसका हेल्प कर देती है ऊपर व्हीलचेयर पर बैठने में, तो फिर जाकर के हुओ इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। एमा ऐसे लिख-लिख कर के उसे कह रही थी कि उसे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पैरों में सेंसेशन नहीं है, तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता। एमा उसे समझाती है कि उसे यहाँ से जाना है। उसके भाई ने उसे यहाँ गलत जगह छोड़ कर के आ गया है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ पैसे कमा कर के अपने गले का ट्रीटमेंट करा सकूँ। तब हुओ को पता चलता है कि वो बोल नहीं पाती है, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट उसका गला ठीक हो सकता है। वो हुओ को भी समझाती है कि उसे अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज नहीं तो कल हुओ के भी पैर ठीक हो जाएँगे। हुओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई उसके पैर, उसकी कमज़ोरी के बारे में बात करता है तो। एमा उसे जैसे-तैसे करके व्हीलचेयर पर बैठाती है, तो वो उसे कमरे का पासवर्ड दे देता है और कहता है दोबारा मत आना मेरे कमरे में। पासवर्ड डाल कर के एमा वहाँ से निकल रही थी तो घर का बटलर घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो एमा के आते ही पूछता है कि क्या उसे हुओ ने पासवर्ड दिया? एमा उसे इशारे में समझाने का कोशिश करती है तो वो समझ नहीं पाता है। वो हुओ की तरह उसके हाथों पे लिख के बताने का कोशिश करती है, वो तब भी नहीं समझता है। एमा सोच रही होती तो फिर हुओ कैसे इतनी आसानी से मेरी बातों को सिर्फ लिखने से समझ रहा था। वो बटलर यहाँ पर एमा को पेन और पेपर देता है। एमा उससे पूछ रही होती है कि मेरा भाई कहाँ है, जिसने कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे डिशवॉशर का जॉब दिलाया था। तो वो उसे बताता है कि उसका भाई तो एक्चुअल में जा चुका है और उसे कोई डिशवॉशर का जॉब नहीं मिला है। उसकी शादी यहाँ पर हुओ से करा दी गई है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुओ का छोटा भाई आता है जिसका नाम लू था। कहने को तो लू उसका सौतेला भाई था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बनती थी। लू को पता चलता है कि एमा एक्चुअल में यहाँ पर हुओ की ब्राइड है। वो सोच रहा होता है कि ये कितने दिनों तक टिकने वाली है। इससे पहले आज तक जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, वो तो पैसे लेकर के हुओ को छोड़ कर के फरार ही हो चुकी है। कोई भी उसके टेम्पर और उसके गुस्से के आगे टिक नहीं पाया। तभी उसे पता चलता है कि एमा बोल नहीं सकती है और वो एक्चुअल में काफ़ी गरीब भी है, तो उसे लगता है ओह! शायद तब चांसेस है कि एमा यहाँ पर टिक पाए क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होगी। तो वो हुओ को छोड़ कर के नहीं जाने वाली है। वो एमा को बताता है कि ऐसा है ना कि अब जब तुम्हारे भाई ने बेतौल गिफ्ट्स के चक्कर में तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर को और हुओ को सेल कर दिया है, तो फिर अब तो तुम यहाँ से जाने से रही। जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर के माहौल को अडॉप्ट कर लोगी तो बेहतर होगा। एमा यहाँ पर लू को देख कर के काफ़ी घबरा रही होती है और वो थोड़ा-सा उसे जानबूझ कर के परेशान भी कर रहा था, क्योंकि वो ट्राई करना चाहता था कि हुओ के साथ वो टिक पाएगी या नहीं। वो जानबूझ कर के उसे हुओ के बारे में लेकर के डरा रहा होता है। फिर वो ज़बरदस्ती एमा को एक कमरे में लेकर के जाता है। उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, जो कि तुम्हें हुओ के साथ स्पेंड करनी है। अब हमने पैसे खर्च किए हैं, तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। वो एमा को एक ड्रेस देता है जो कि काफ़ी हॉट हॉट सा था। एमा ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। लू के कहने पर उसे वो ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं। उन कपड़ों को पहना कर के वापस से एमा को हुओ के कमरे में भेजा जाता है। वो उस कमरे से वापस से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो उस लॉक को खोल नहीं पाती है। तो फिर वो हुओ से बात करने के लिए चली जाती है। वो अपने कमरे से ही अपना काम कर रहा होता है। वो एमा को देख कर के यहाँ पर अपने भाई को कॉल करता है कि इस लड़की को दोबारा किसने भेजा मेरे कमरे में।
उसका भाई उसे कहता है कि देख भाई, ये ग्रैंडफ़ादर का ऑर्डर है कि आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है, तो वो तो तुम्हें एमा के साथ ही बिताना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज का रात तो तुम्हें एमा के साथ स्पेंड करना ही पड़ेगा। वो जानबूझ कर के ऐसा कह रहा था, वो चाह रहा होता है कि वो भी अब नॉर्मल इंसान की तरह जीना स्टार्ट करे, जो कुछ हुआ वो सिर्फ़ एक्सीडेंट था। अब एमा को ऐसे देख कर के वो सोच रहा होता है कि इन लोगों ने जानबूझ कर के उसे ऐसे कपड़े पहना कर के भेजे हैं। इस बार कमरे में थोड़ा लाइट था तो एमा कमरे में सब तरफ देख रही होती है। सामने एक मिरर था, वो मिरर में खुद को देख रही होती है, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो उसे देख कर के घबराने लगती है। वो एमा को अपना शर्ट देता है और बोलता है इसे पहन लेने के लिए, क्योंकि वो उसे ऐसे कपड़ों में देख कर के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एमा हुआ कि शर्ट को पहनने लगती है, लेकिन उससे बटन्स उल्टे-सीधे लग जाते हैं, तो वो वापस से उसे ठीक करने लगती है। तब तक हुआ यहाँ पर एमा के टाँगों को ताड़े जा रहा था, तो एमा उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो उसे इशारों में इन बातों को बता रही होती है। वो यहाँ पर काफ़ी शाय फ़ील कर रही थी। एमा उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे शादी करा कर के मुझे सेल कर दिया है और वेडिंग नाइट बनाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने मुझे भेजा है। डोंट वरी, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। वो हँसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ जो तुम ये बातें बोल रही हो? एमा उसे वही बता रही थी कि आज रात हमें साथ में बिताना ही पड़ेगा, तभी ये लोग हमें जाने देने वाले हैं। वो को एमा पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो उसके पर्सनल टाइम में इंटरफेयर कर रही होती है। पिछले 3-4 सालों से वो ने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया है और वो बाहरी किसी लोगों से नहीं मिलता था। एमा का यूँ अचानक आना, उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी धोखेबाज है और पैसे के लिए वो उसके साथ है। उसके साथ उसकी लाइफ में कभी अब तक कोई रुका ही नहीं है। इसी वजह से वो एमा पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता और उसे बुली करने लगता है। एमा उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो खुद ही एक म्यूट पुअर गर्ल हूँ, भला मैं तुम्हें क्या ही हर्ट करने वाली हूँ। तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा करो, जैसे कि मेरा भी गला ठीक होने वाला है। वो बार-बार हुओ को मोटिवेशनल बातें बोला करती थी, जिससे कि हुओ को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उसे पता नहीं था कि एमा के प्रेज़ेंस की उसकी आदत हो चुकी है और वो अब धीरे-धीरे उसे अपने साथ रखना चाह रहा था। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि उसके चक्कर में एमा की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। चीज़ों को लिख कर के एमा वो को समझाना चाह रही थी। सामने एक बुक रखा हुआ था, उस पर वो लिख रही थी, तो वो उसे कहता है, तुमने किसने कहा मेरे पर्सनल बुक्स पर लिखने के लिए? अब एमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो उसके हाथों पर ही लिख कर के बता रही होती है, आज रात कैसे भी हम साथ में कट कर लेते हैं, कल मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करूँगी। वो जानता था कि ये पासवर्ड तो ये जो डोर है वो तो अगली सुबह से पहले खुलने नहीं वाला है। एमा हुआ की इन हरकतों की वजह से चुपचाप कोने में जाकर के बैठ जाती है, जहाँ पर कि ऐसे आधा नंगू-पुंगू होने से उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी फ़ील हो रही थी, लेकिन वो होश से कुछ बोलती नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद वो अपने बेड के कॉर्नर में चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। एमा उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? एक्चुअल में मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपने होम टाउन के लिए ट्रेन की टिकट चाहिए थी। लेकिन हुआ यहाँ पर एमा का जानबूझ कर के हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की अपने लाइफ में मिली थी और फिर वो चली जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा? इसी वजह से वो उसे कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। एमा उसे कहती है कि वो बस उससे उधार दे दे, वो पैसे उसे दे देगा। लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वो एमा को थोड़ा-सा बुली करते हुए कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और आज तुम मुझे छोड़ कर के जाने की बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। वो एमा को अपने करीब खींच लेता है। एमा यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ? मेरे पैर काम नहीं करते तो इस वज़ह से तुम मुझसे डर रही हो। मुझसे डरने की क्या बात है? मैं क्रिप्पल्ड हूँ, कोई एलियन थोड़ी हूँ। एमा उसे लिख कर के बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे घबरा नहीं रही, लेकिन हमारे बीच कोई इमोशनल बेसिस नहीं है। ना तो तुम मुझे पसंद करते हो, ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर हम साथ कैसे हो सकते हैं? वो इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है और वो चुपचाप सोने के लिए चले जाता है।
एमा सोच रही होती है कि इतनी ठंड में वो क्या करे? जब उसे लगता है कि वो सोने जा रहा है, तो वो बेड का चुपचाप एक कॉर्नर पकड़ के सोने का कोशिश करती है। वो उसे कहता है, "तुम्हें किसने कहा मेरे बेड पर आने के लिए?" एमा उससे रिक्वेस्ट करती है कि बाहर बहुत ठंड लग रही है नीचे फर्श पे, वो बस उसे आज रात उसे सोने दे, वो उसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। वो ऐसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सोने देने वाला हूँ। एमा उसे जब बहुत रिक्वेस्ट करती है तब जाकर के वो उसे मानता वो इस बात को मानता है और एमा चुपचाप कॉर्नर पकड़ कर के निपट लेती है। अगली सुबह वो बाहर निकलती है तो वो भी कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल पर आया हुआ था। वो ही उसे लेकर के आई थी। उसे नहीं पता था कि वो काफ़ी समय बाद ऐसे कमरे से बाहर निकल रहा है। वो ऐसे कहता है कि ठीक है, वो उसका हेल्प करेगा एमा को यहाँ से जाने देने में। ये बातें सुनकर के एमा बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि अगर एमा को पता चलेगा कि उसका पैर का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, तो क्या वो तब भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी? दोनों यहाँ पर इसी तरीके से इशारों-इशारों में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुओ का भाई लू आता है। वो ये देख कर के शॉक्ड और खुश दोनों था कि फाइनली उसका भाई उस अंधेरे कमरे से बाहर निकला है। वो एमा को इस तरीके से हुओ से बात करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि एमा में वो इंटरेस्टेड है, तभी वो इस तरीके से उसे अपने साथ रहने दे रहा है और यहाँ पर वो उससे बातें भी कर रहा है। वो एमा की बड़ाई करने लगता है कि तुम तो उम्मीद से ज़्यादा ही अलग निकली। तुम पहली लड़की हो जो कि इस तरीके से अब तक हुओ के साथ टिकी हुई हो, वरना सब तो वहाँ से फरार ही हो जा रहे थे। वो तो यहाँ पर हुओ के सामने जानबूझ कर के उसकी फीलिंग को टेस्ट करने के लिए एमा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। कुछ-कुछ वो एमा को बताना चाह रहा था, तो यहाँ पर हुओ उसे रोक देता है और जब वो देखता है कि उसका भाई लू एमा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो उसकी पिटाई लगा देता है। अब वो एमा को लेकर के पॉसेसिव होने लगा था। उसके भाई की पिटाई करते देख कर के एमा घबरा जाती है और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो बाहर आता है अपने सेक्रेटरी के साथ, वो एमा से पूछता है कि क्या हुआ? वो ऐसे क्यों भाग रही है? एमा कहती है, देखो मेरे हाथ मत तोड़ना, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम जब अपने भाई की ऐसे पिटाई कर सकते हो तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम मेरा क्या करोगे? वो उसे कहता है कि वो तुम्हें परेशान कर रहा था, इसी वजह से मैंने सिर्फ़ उसे पिटाई किया है। डोंट वरी, मैं कोई साइको नहीं हूँ जो बेवजह ही तुम्हें मैं हर्ट करूँगा। चलो साथ में खाना खाते हैं। लेकिन एमा काफ़ी घबराई हुई थी। वो उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम मुझे जब हर्ट नहीं कर रही, तो भला मैं तुम्हें क्यों ही हर्ट करने वाला हूँ? तब जाकर के एमा को थोड़ा-सा वहाँ पे ट्रस्ट होता है। वो उसे पूछता है कि क्या उसे उससे डर लगता है? एमा कहती है कि नहीं, मैं भला तुमसे क्यों ही डरूँगा? फिर एमा से कहती है कि प्लीज़ इस तरीके से तुम किसी को हर्ट मत करना। वो अपने नंबर से एमा के घर वालों को कॉल करता है, उसका सेक्रेटरी बात करता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर बोलता है कि एमा यहाँ पर है, वो घर जाना चाह रही है, उसके भाई ने कुछ बेथोरल गिफ्ट्स लेकर के एमा की शादी करा दी थी। वो लोग तो यहाँ पर एमा को पहचानने से भी मना कर देते हैं। और बोलते हैं गलत जगह फ़ोन लग गया है। एमा ये सुन कर के काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके घर वाले उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो वापस से हो को कॉल करने के लिए कहती है। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर वालों से दोबारा वापस बात करूँगा। फ़िलहाल चलो घर के अंदर चलते हैं। मैंने कहा है तो मैं तुम्हें घर ज़रूर भेज दूँगा। ऐसे बोल कर के वो एमा को अंदर चलने के लिए कहता है। उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या सच में आप एमा को इस बार जाने देने वाले हैं? वो कहता है हाँ, मैं उसे अपने साथ रख कर के उसकी ज़िंदगी भी खराब नहीं करना चाहता। ऐसा बोल कर के वो घर के अंदर जाता है, जहाँ पर कि एमा बुक पढ़ रही होती है। वो यहाँ पर आता है तो वो उससे पूछ रहा होता है, उसके पास क्या टैलेंट है और वो कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। एमा उसे बताती है कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसने इस यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। वो उसे कहता है, तुमने तो काफ़ी अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है, तो फिर तुम यहाँ पर डिशवॉशर का जॉब क्यों करने के लिए आई थी? एमा कहती है, क्योंकि मैं म्यूट हूँ और मुझे कोई भी जॉब देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मुझे अपना गला ठीक कराने के लिए यहाँ पर पैसे चाहिए हुए थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हुई थी। वो हुआ से कहती है कि वो उससे कुछ उधार दे दे, वो काम करके वो पैसे यहाँ पर हुआ को चुका देगी। वो इस बात पर हँसने लगता है। एमा तो उसकी थोड़ी-सी उससे लड़ाई हो जाती है। वो उसे सँभालने के लिए जाती है तो दोनों के बीच ऐसे एक सडन एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है।
जहाँ पर कि एमा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो हुओ को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और बोलती है कि ये गलती से हो गया। वो उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रही हो, वो तो हम दोबारा ट्राई करेंगे तब पता चलेगा ना कि ये गलती हुआ है या तुमने जानबूझ कर के किया है। एमा नहीं समझ पा रही थी कि वो थोड़ा-सा उसे छेड़ रहा है। एमा उसे कहती है कि तुम भी तो काफ़ी अमेज़िंग हो, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम मुझ जैसी म्यूट गर्ल की बातों को समझ लेते हो सिर्फ़ लिखने से। वो हुओ को बहुत ज़्यादा ही एप्रिशिएट कर रही थी ताकि वो भी काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील कर सके। एमा उसे कहती है कि डोंट वरी, अगर वो यहाँ से जाएगी तो वो जितने भी पैसे हुओ से लेगी, वो जल्दी ही उसे यहाँ पर जॉब करके पूरे कर देने वाले हैं, वापस कर देने वाली है। एमा को भूख लगा था, वो उससे अगला सवाल पूछता उससे पहले ही वो उसे कहती है उसे भूख लगा है, तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है एमा को ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर के जाओ और मुझे अपने कमरे में लेकर के चलो। एमा का ये इनोसेंस धीरे-धीरे हुओ को उसके करीब खींचता जा रहा था। ये चीज़ें सबको दिख रहा होता है, हुओ के सेक्रेटरी, उसके भाई को। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि एमा हुओ को छोड़ कर के ना जाए। एमा की वजह से धीरे-धीरे हुओ अब एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगा था। सालों बाद वो अपने कमरे से भी बाहर निकला था, वरना वो खुद को उसी अंधेरे कमरे में बंद रखता था। वो लोग तो यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि एमा हुओ के साथ रहेगी तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। वो वापस से अपने कमरे में चले जाता है। फिर उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो एमा को कहता है चलिए ब्रेकफास्ट तैयार है। एमा यहाँ पर उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है। वो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो देखती है कि काफ़ी सारी डिशेज़ यहाँ पर बनी हुई है। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि ये सब उसके लिए, उसे जो खाना है खा सकती है। ये सब कुछ एमा के लिए ऑलरेडी काफ़ी इनफ था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो काफ़ी गुस्से में लग रही होती है। ये लेडी हुओ की रिलेटिव थी एक्चुअल में। यहाँ आती है वो एमा को देख कर के पूछती है कि क्या यही उस क्रिपल्ड इंसान हुओ की नई वाइफ है? उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ। अब इस बात पर वो और भी भड़क जाती है। एमा फिगर आउट करने का कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है, ये लेडी कौन है और वो घर में आते ही ऐसे चिल्लाना क्यों चालू कर दे रही है। वो उसके सेक्रेटरी से पूछती है कि हुओ किधर है? वो उससे मिलने जाना चाह रही थी। उसका सेक्रेटरी उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अपने औकात में रहो। फिर वो हुओ का नाम चिल्लाने लगती है। हुओ कमरे से बाहर निकलता है। वो उस लेडी को देख कर के काफ़ी डरा हुआ था और वो लेडी हुओ के साथ बुरा व्यवहार करते हुए कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मज़े में नहीं कट रही है। तुम्हारी वज़ह से मैंने अपना हस्बैंड खो दिया उस एक्सीडेंट में, तुम क्यों नहीं मारे गए? ऐसा बोल कर के वो हुओ को व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है और यहाँ पर वो कह रही होती है, तुम शादी करके मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और मैं यहाँ पर सफ़र कर रही हूँ। मेरा फैमिली तुम्हारी वज़ह से सफ़र कर रहा है। इट मीन्स कि उतने साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि वो क्रिपल्ड हो चुका है, वो एक्चुअल में इसके हस्बैंड को उससे छीन चुका है। इसी वजह से वो उससे काफ़ी नफ़रत करती है और वो हमेशा ही आकर के उसे ज़िम्मेदार ठहराया करती है, गिल्टी फ़ील कराया करती है और इसी वजह से वो यहाँ पर खुद को कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। वो इस गिल्ट में जी रहा है कि वो एक्सीडेंट उसी के वजह से हुआ था। वो लेडी यहाँ पर वो को धमकी देती है, वो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एमा और वो के सेक्रेटरी वो को व्हीलचेयर पर बैठाते हैं और उसे कमरे में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो बोलता है, "मुझे अकेले रहना है, तुम लोग दोनों यहाँ कमरे से बाहर चले जाओ।" हालाँकि एमा हो के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन वो डाँटते हुए उसे बाहर भेज देता है। वो भी काफ़ी डरी हुई थी ये सिचुएशन देख कर के, कमरे से बाहर जाते ही। वो उसके सेक्रेटरी से पूछ रही थी कि वो कौन है? उसका सेक्रेटरी उसे कहता है, "मैं तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि वो हू की रिलेटिव है और वो यहाँ पर हू पर बहुत ही गुस्सा रहती है।" एमा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर हू का पैर ठीक नहीं हो सकता? उसका सेक्रेटरी कहता है, "हो सकता है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट ही नहीं लेना है।" एमा का ध्यान गया था कि ऐसे व्हीलचेयर से नीचे गिरने से हू को चोट लगा था। तो वो उसके सेक्रेटरी से दवा का फर्स्ट एड बॉक्स माँगती है और कहती है, "दो, मैं उसे दवा अप्लाई करके आती हूँ।" जब वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ पर वो कोने में बैठा हुआ था, कमरे में अंधेरा था। वो लाइट जलाने का कोशिश करती है तो वो उसे लाइट जलाने से मना कर देता है। एमा वो फर्स्ट एड बॉक्स डरते-डरते लेकर के उसके पास जाती है। वो को दिखाते हुए कहती है, "तुम्हें चोट लगा है?"
तुम्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तुम्हें ब्लीडिंग हो रहा है। उसे हो के इस कंडीशन को देख कर के तरस आ रहा होता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमा उसे लिख कर के समझाती है कि मैं तुम पे तरस नहीं खा रही, लेकिन तुम इंजर्ड हो, दवा लगाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे ऐसे सिचुएशन में देख कर के डर नहीं लग रहा? एमा कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे क्यों ही डर लगेगा? तुम इतने अच्छे इंसान हो। वो कहता है अच्छा कहाँ हूँ? मेरे तो पैर काम नहीं करते। एमा उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी तो म्यूट हूँ, हम दोनों एक ही तरीके के इंसान हैं। तुमने मेरी प्रॉब्लम समझ कर के मुझे घर में रहने दिया, तुमने मेरी जैसी म्यूट गर्ल से अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम तो अच्छे इंसान ही हो ना, तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। वो हो को काफ़ी मोटिवेट करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर एमा को कहता है मुझे तुम्हारी ये सारे बेफजूल की बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। एमा को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फिर एमा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, करती भी क्या? वो खुद में सोच रहा होता है, क्या वो भी एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है? आफ्टर दैट एमा वहाँ से बाहर निकलती है, तो हुओ का भाई लू यहाँ पर आया हुआ था। उसका सेक्रेटरी पूछता है कि क्या हुआ ने दवा लगवाया? एमा कहती है नहीं, तो वो खुद हुआ से बात करने के लिए कमरे में अंदर चले जाता है और उसका भाई एमा को कहता है डोंट वरी भाभी, मैं अब आपको टच नहीं करने वाला। एक बार मैंने कोशिश किया था तो हुआ ने मेरी पिटाई ही लगा दी, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाली हूँ। एमा लिख करके उस लेडी के बारे में लू से पूछ रही होती है। लू उसे बताता है कि एक्चुअल में ये हमारे रिलेटिव ही हैं। कुछ साल पहले वो इसके हस्बैंड के साथ बाहर काम से जा रहे होते हैं। एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की जान चली गई और वो यहाँ पे क्रिपल्ड हो गया और तब से वो गिल्ट में है, डिप्रेशन में है कि ये एक्सीडेंट उसी के वजह से हुआ है। उसका ये डिप्रेशन और बुरा करने का काम करती है लेडी। अपने हस्बैंड का मौत का ज़िम्मेदार वो हुओ को ठहराती है और हर कुछ दिनों पे आ करके उसे इसी तरीके का वो बिहेव करती है। हमने कितना समझाने का कोशिश किया हुओ को, उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो खुद को एक गिल्ट ट्रिप पर ले जा चुका है और वहाँ से उसे बाहर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और ऊपर से हुआ का पैर ठीक हो सकता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कराने के लिए ये रेडी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो ये क्रिपल्ड होना डिज़र्व करता है क्योंकि उसकी वजह से उस एक इंसान की जान चली गई। फिर वो एमा को बोलता है, एमा अलग है, जब से वो आई है हुओ के लाइफ में, तब से हुओ काफ़ी अलग बिहेव कर रहा है। उसे तो भरोसा नहीं था कि एमा के आने की वजह से इतने सालों बाद हुआ ऐसे अपने कमरे से बाहर निकला है। मुझे तो लगा कि शायद वो धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन इस लेडी का वापस आना उसे वापस से उसी प्लेस पर जा कर के खड़ा कर दिया है। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुओ को ठीक करने में कैसे हेल्प कर सकती है। उसका भाई उसे समझाता है कि तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम्हें उसे मोटिवेट करना होगा, उसे समझाना होगा कि इसमें हो की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ कर के मत जाना। दूसरी तरफ हम लोग उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि हो के कहने पर एमा के बारे में सब कुछ बता कर के गया हुआ था। एमा के बारे में वो बताता है कि उसके रिलेटिव हैं, उसके मॉम-डैड नहीं हैं। एमा बहुत ही गरीब है, उसके भाई ने उसे यहाँ पर उसे सेल कर दिया है। वो यहाँ पर शहर में जॉब लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि कंपनी जिससे जॉब नहीं दे रही थी और कोई उसके आगे-पीछे उसका करने वाला नहीं है। मैंने फैमिली वालों को कॉन्टैक्ट किया, वो लोग पैसे लेकर के खिसक लिए और अब लोग और एमा से कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रहे होते। वो को एमा पे तरस आने लगता है। एमा काफ़ी देर तक वो के बारे में ही सोच रही होती है कि इसकी ज़िंदगी भी कितनी ब्यूटीफुल है। सोचते-सोचते सोफ़े पे बैठी थी। अभी थोड़ी ही देर हुए थे उसके आँख लगे कि यहाँ पर जीजी नाम की एक गर्ल काफ़ी गुस्से में आती है और वो एमा के ऊपर पानी फेंक देती है। जीजी एक्चुअल में हो की बचपन की फ्रेंड थी। वो हो से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि एमा से हो की शादी हो गई है, तो वो काफ़ी गुस्से में एमा को बुली करने के लिए आ जाती है। वहाँ आने पर उसे पता चलता है कि एमा बोल नहीं सकती है, तो वो और उसका मज़ाक उड़ाने लगती है। तुम्हारी जैसी एक क्रिपल्ड गर्ल वो के लायक है क्या? वो ग्लास नीचे फेंक देती है और एमा को उस पर गिराने का कोशिश करती है उसे बुली करने के लिए। एमा खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी और वो इस चक्कर में सेल्फ डिफेंस में जीजी को धक्का दे देती है। इस बात से जीजी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एमा उसे कैसे हर्ट कर सकती है। वो एक गरीब लड़की, कल की आई हुई, वो उस पर हाथ उठा रही है।
वो एमा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। एमा तो सिर्फ़ खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही होती, उसे तो पता भी नहीं था कि ये कौन पागल औरत है, जो आ कर के मुझे अचानक से ऐसे परेशान करने लगी है। वो एमा को लेकर के हो के कमरे में जाती है और कंप्लेन कर रही होती है कि तुम्हारी न्यू वाइफ़ ने मुझे बुली किया है, मुझे हर्ट किया है। वो उससे कहता है कि एमा मुझे तुम्हें क्यों ही हर्ट करेगी? तो जीजू से कहती है कि शायद एमा को जेलस हो रहा है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा प्रिटी हूँ और मैं तुम्हें डिज़र्व करती हूँ। वो इस बात पर हँसते हुए कहता है, इस गलतफ़हमी से निकल जाओ, एमा तुमसे ज़्यादा प्रिटी है, वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, मुझे पता है। एमा ने तो कुछ बोला भी नहीं था और रोहन ने उसका सपोर्ट किया। ये बात एमा को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने उसका सपोर्ट किया। वो उसे कहता है, एमा को परेशान करना बंद करो और फिर वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो को खुद नहीं पता था कि उसने एमा को सपोर्ट क्यों ही किया। वो तो एमा को खुद काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं जानता था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि एमा इनोसेंट है और वो जीजी जैसी गर्ल से पंगा नहीं ले सकती है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी यहाँ पर एमा को तब भी बुली कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम हो के लायक नहीं हो, ज़्यादा दिनों तक तुम टिकने नहीं वाली हो, मैं तुम्हें हो के लाइफ में रुकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जल्दी ही उसकी लाइफ से निकालूंगी। वो वापस से ऐसे एमा को यहाँ पर बुली करने लगती है। एमा उसे कह रही होती है कि देखो मुझे परेशान नहीं करो, मैं वैसे भी कुहू के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। गुस्से में आकर के जीजी यहाँ पर एमा को धक्का देती है, उसका सर यहाँ पर सोफ़ा पर टकराता है और उसके सर पर ऐसे निशान हो जाता है। बट फिर भी यहाँ पर एमा जीजी को कुछ नहीं बोलती है क्योंकि एक तो वो वैसे भी गरीब थी, ऊपर से वो इन्हीं के घर में रह रही होती है, तो वो उसे कुछ बोल नहीं पाती है। ये देख कर के जीजी यहाँ पर एमा को कह रही थी कि ये तो बस शुरुआत है, आगे-आगे देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम यहाँ पर इस तरीके से रहने के लायक नहीं हो। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम्हें पता है, मेरी सिस्टर ही सिर्फ़ डिज़र्व करती है हुओ को, वो अभी फ़ॉरेन में है और वो जल्द ही आने वाली है। उसे मैं जा रही हूँ बताने के लिए कि एक्चुअल में वो जो है हुओ ने एक कंट्री गर्ल से शादी कर लिया है। तभी वहाँ पर हुओ का सेक्रेटरी आता है और वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही एमा सेक्रेटरी से पूछने लगती कि गर्ल कौन है? तो बताता है कि एक्चुअल में जीजी की जो सिस्टर है लिली, वो हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद हुओ ने उसे भी अपने लाइफ से निकाल दिया, या फिर यूँ कहे कि लिली खुद ही उसे छोड़ कर के चली गई। जीजी भी हुओ को पसंद करती है, वो दोनों ही बहनें यहाँ पर हुओ से शादी करना चाहती हैं। इसी वजह से जब उसे पता चला एमा की शादी यहाँ पर हुओ से हुई है, तो वो उससे बुली कर रही है। वो बेहतर होगा कि जीजी से दूरी बना कर के रहे। एमा कहती है, मुझे भी उससे भिड़ने का कोई शौक नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। उसके सेक्रेटरी को मन ही मन अफ़सोस हो रहा था। ये सारी हरकतों की वजह से अगर एमा हुओ के लाइफ़ से चली गई तो जो एक उम्मीद की किरण दिखी है, हुओ को ठीक करने का, वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। वो यहाँ पर एमा को समझाता है, वो बस जीजी से दूर रहे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिली के अलावा तो हो के लाइफ में कोई लड़की थी भी नहीं। एमा को इन बातों से घंटा फ़र्क पड़ने वाला था। वो थोड़ी देर बाद वो से बात करने के लिए जाती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर हो का नज़र पड़ता है एमा के सर पर। उसके सर पर ऐसे चोट लगा हुआ था। उसे देख कर के वो उससे पूछने लगता है कि क्या जीजी ने उसे हर्ट किया है? एमा उसे कहती है, उसने उसे हर्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, उसने उसे धक्का ज़रूर दिया है, जिस वज़ह से कि उसके सर में चोट लग गया है। वो यहाँ पर एमा को अपने चोट पर दवा लगाने के लिए कहता है। एमा कहती है, "ओह कम ऑन, ये केयर करने का ड्रामा मत करो, तुम खुद ही तो मुझे बुली करते हो।" यहाँ पर ये बातें सुन कर के वो वापस से एमा को बुली करने लगता है, तो एमा गुस्से में आकर के हुओ के हाथ पर ऐसे दाँत काट देती है, लेकिन हुओ को तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था। और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो ये म्यूट गर्ल और डेविल क्रिपल सीईओ की कहानी अच्छी लग रही होगी आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। पार्ट 2 के लिए कीप ट्यून्ड एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना सेकंड पार्ट का नोटिफ़िकेशन आप लोगों से मिस हो सकता है। चलिए, जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।